गाइस काइनेटिक्स में हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? वी डिस्कस रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन किस रेट से हो रही है। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते थे? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि अगर हमारा या ऐसे करो, मैं दो और पार्ट में ब्रेक करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में हम एक्सटेंट भी नहीं कहूंगा मैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते थे थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा डेल्टा जी क्या बताता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, राइट गाइस? ये बताता है कि इज द रिएक्शन फीजिबल और नॉट, फीजिबल और नॉट। इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ओके गाइस, कि अगर हमारा के इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा ग्रेटर देन 1 है तो रिएक्शन विल गो ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी लेस देन 1 है, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाह रही। समझ में आ गया? थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा कि रिएक्शन फीजिबल है या नहीं, हो सकती है या नहीं अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, टेम्परेचर या प्रेशर। इन कंडीशंस पे इज द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है गाइस, क्लियर है देखो यहां तक? और केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से रिएक्शन हो रही है। ओके गाइस, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग केमिकल काइनेटिक्स। गाइस अगर हमारे पास ए गिविंग बी है, ए इज द रिएक्शन, बी इज द प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स या इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। बोलो हाँ है ना? किस रेट से ए खत्म हो रहा है, दैट कैन गिव अस द रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं गाइस? क्लियर है यहां तक हर एक को? क्लियर है गाइस? इसको हम ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज, बेसिकली रेट ऑफ चेंज भी लिख सकते हैं इसे, ऑफ ए। इन रेट ऑफ चेंज ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए में फर्क क्या है गाइस? देखो रिएक्टेंट जो है वो ओवर टाइम कम होता जाता है ना? तो अगर मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज, या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2, ओके, मतलब ए हर 1 सेकंड में 2 कम हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? मतलब ए, ऐसे मैं वैसे दे रहा हूं तुम्हें कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज 2, ओके, मतलब इस रेट से ए कंज्यूम हो रहा है एक तरीके से। गेटिंग द आइडिया और नॉट? इस रेट से ए क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। अगर मैं ये इसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लिखूंगा, आई विल नॉट राइट इट डाउन एज 2, आई विल राइट इट डाउन एज -2। समझ में आया नहीं आया? यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट ए इज डिसअपियरिंग ओवर टाइम, इट इज गेटिंग लेस ओवर टाइम। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रेट नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं गाइस, बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ इट। कि चेंज ऑफ ए में हमारा ऑलरेडी दिस थिंग इज ऑलरेडी नेगेटिव। गेटिंग द आइडिया और नॉट? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए इज नेगेटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी? उसके आगे एक और नेगेटिव साइन क्यों लगाया हमने? क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैन सिंपली बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ बी। यहां पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी हमारा बढ़ ही रहा है ओवर टाइम। क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? अब ए गिविंग बी अगर है तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्या हो जाएगा गाइस? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। बोलो हाँ है ना?
दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद टाइम। इसके आगे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू खुद से क्या है, नेगेटिव। ठीक है गाइस, एंड इन टर्म्स ऑफ बी हमारा रेट क्या आ जाएगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव। क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। ये जो अभी हमने निकाला है, ये निकाला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमने क्या निकाला है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर यही हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए होता तो हम क्या करते, डी ए बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, या डी बी बाई डी टी। नाउ दिस गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस रेट। बोलो हाँ है ना? बोलो गाइस, this gives us the instantaneous rate of reaction at a particular instant. Fine. अब एक काम करते हैं, A गिविंग B को देखते हैं। क्या तुम याद करो, हमने जब इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम क्या लिखते थे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ है ना? लिखते थे या नहीं गाइस? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी K, a rate constant into concentration of A। याद है गाइस, रेट ऑफ फॉरवर्ड ऐसे लिखते थे। हाँ है ना? where K is the rate constant for forward reaction. Clear to everybody? Good. तो अब मैं A गिविंग B के लिए कर्व बनाता हूं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। बेटा इनिशियली रिएक्टेंट क्या है, मान के चलो ए नॉट है। इनिशियली रिएक्टेंट कितना है, ए नॉट। गुड। अब इनिशियल रेट क्या हो जाएगा, के ए नॉट। इनिशियल रेट क्या हो जाएगा, के ए नॉट। ए की कंसंट्रेशन है टाइम टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए नॉट। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ए की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती आएगी। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हाँ है ना? इनिशियली ए वॉज गिविंग प्रोडक्ट फास्टेस्ट, धीरे धीरे करके ए गिविंग बी का रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इट विल गो लाइक दिस। समझ गए? धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ ए कम हो रहा है तो रेट ऑफ ए गिविंग बी भी कम होता जा रहा है। दिस इज हाउ द कर्व इज गोइंग। बी इनिशियली क्या था, जीरो था ही नहीं। अब हमारा धीरे धीरे करके ए इज गिविंग बी। हम इसका कर्व ऐसे बना सकते हैं। बोलो गाइस हाँ या ना? ये बी एट टाइम टी है, ये ए एट टाइम टी है। अच्छा गाइस, यहाँ पे तुम एक चीज रियलाइज कर गए होगे, इन एनी केस अगर नहीं विजुलाइज किया तो मैं बता दूं, ये ए नॉट था टी इक्वल टू जीरो पे, राइट? टी इक्वल टू टी टाइम पे क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स, और बी हो जाएगा एक्स। नौ ए नॉट माइनस एक्स को ही मैंने क्या लिखा है, ए टी, और एक्स हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? एंड डू यू रियलाइज और नॉट, ए टी प्लस बी टी शुड बी इक्वल टू ए नॉट। हाँ है ना? यहां पे तुम्हें किसी भी पॉइंट पे तुम देखो, अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, सपोज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आया नहीं आया? दैट्स ग्रेट। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम डेल्टा टी। हमारा लेट दिस बी टी इनिशियल, लेट दिस बी टी फाइनल। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए? इसके बीच में हमें क्या चाहिए, एवरेज रेट। इसके बीच में हमें क्या चाहिए, एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगा, ये है कंसंट्रेशन ऑफ
सॉरी, ये मैंने प्रोड्स के टर्म में कर दिया ना, रिएक्टेंट के टाइम। चलो पहले प्रोड्स का ही देख लेते हैं। दिस इज टी इनिशियल, दिस इज टी फाइनल, इसके बीच में हमें क्या चाहिए? एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होगा? तुम्हें याद है प्रोड्स की टर्म में क्या होता था? डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, राइट? दिस इज योर बी इनिशियल, दिस इज योर बी फाइनल, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो ये हमारी लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखो गाइस, ये हमारा क्या हो गया? व्हाट इज दिस इज डेल्टा बी, एंड व्हाट इज दिस इज डेल्टा टी। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन this gives the average rate of reaction in the time t initial to t final. Slope of this blue line gives the average rate. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है हर एक को? दैट्स गुड। अगर यही हमें निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हम क्या करते बेटा? रिएक्टेंट के लिए हम इसे ऐसे एक्सटेंड कर देते। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी? दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इनिशियल, एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट दिस? दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? ये हो जाएगा। तो यहां पे इस लाइन की स्लोप इज गिविंग अस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई है, ये इसकी स्लोप इज गिविंग अस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, और ये स्लोप नेगेटिव है, तुम्हें दिख रहा होगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, हाँ है ना? तो उसका नेगेटिव साइन हम लेंगे टू गेट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन का नेगेटिव इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। ये जो हमारा ग्रीन लाइन है, दैट इज द स्लोप ऑफ दैट रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कर्व। समझ में आया नहीं आया? मतलब मैं सिंपली ये बता रहा हूं, ये जो ब्लू लाइन है, इज ये स्लोप इज गिविंग रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर जो ग्रीन लाइन है उसकी स्लोप विद अ नेगेटिव साइन, मतलब एक नेगेटिव साइन भी लगा दो उसके आगे, दैट विल गिव अस द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस। क्लियर? गुड। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम, लेट अस अज्यूम इस टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, तो in terms of products it will be simply the tangent at this point, it will simply be the slope of tangent at this point in terms of products. क्लियर है गाइस? तो ये मान के चलो ना, इट इज इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब हो गया, इट कैन बी रिटन एज इट दिस इंस्टेंटेनियस रेट कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा बी बाय डेल्टा। कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ गाइस? हाँ है ना? कि जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, एट दैट पॉइंट डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इज डी बी बाई डी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? मतलब तुमने बहुत छोटा टाइम इंटरवल लिया, एक ये लिया एक ये लिया, तो इन दोनों के बीच से जो, इन दोनों के थ्रू जो लाइन जारी होगी वो एक तरीके टेंजेंट ही बन गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाँ जस्ट ऐसे। तो ये हमारा दिस इज गिविंग अस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और इस स्लोप का नेगेटिव, ये जो भी स्लोप आ रही है इसका नेगेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस। क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? दैट्स ग्रेट, गुड। आगे चलें? फाइन। अब सबसे पहली चीज, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? बेटा तुम रेट को देखो, रेट को हमने क्या लिखा था? डेल्टा ऑफ बी बाई डेल्टा टी। बेटा यहाँ पे जो हम बी ले रहे होते हैं ना, वो ज्यादातर हम किस में ले रहे होते हैं? मोलैरिटी में। कंसंट्रेशन हम किसका टर्म में ले रहे होते हैं? मोल पर लीटर। ओके गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया? बी की कंसंट्रेशन फाइनली माइनस बी की कंसंट्रेशन इनिशियली बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यही करते थे ना गाइस? अब बी का हमारा क्या है? यूनिट्स मोल पर लीटर।
और डिवाइडेड बाय टाइम, लेट अस टेक सेकंड इनवर्स। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब ये ज्यादातर हम किसके लिए यूज कर रहे होते हैं? मेजरली हम यही यूज कर रहे होंगे। कभी कभी रेयर ओकेजन पे गैसेस में हम क्या ले लेते हैं गाइस? डेल्टा बी बाई डेल्टा डी में विल बी टेकिंग प्रेशर ऑफ बी फाइनली माइनस प्रेशर ऑफ बी इनिशियली, मतलब दैट टाइम इंटरवल टी इनिशियल टू टी फाइनल में हम बी का कंसंट्रेशन के बजाय क्या ले रहे हैं? पार्शियल प्रेशर गाइस। तो अगर हम बी का पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो डेल्टा बी का यूनिट्स क्या होगा? एटमोस्फियर डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड इनवर्स। तो या तो ऊपर वाली यूनिट होगी या नीचे वाली यूनिट होगी। समझ में आया नहीं आया गाइस? ये किसके लिए चलेगा? ओनली फॉर गैसेस। ऊपर वाला दोनों के लिए चलेगा, गैसेस के लिए भी, अदरवाइज ऑल्सो। ठीक है बच्चों? तो ये हमारी क्या होगी? दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ, ये जो मोल पर लीटर, दिस इज द कंसंट्रेशन। और गैसेस के लिए भी टेक एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर ले रहे होते हैं इन एटमॉस्फेयर। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना? गुड। और रिएक्टेंट के टर्म्स में ये क्या था? माइनस डेल्टा बाई डेल्टा डी, लेकिन यूनिट तो वही रहेंगी। हाँ है ना? बोलो गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक और चीज, अगर तुम्हारे पास कुछ ये दे रखा है, मतलब अभी तो हमने सिंपल ए गिविंग बी लिया था। क्या लिया था? सिंपल ए गिविंग बी। मैं एक काम करता हूं, रेदर देन गिविंग यू दिस इक्वेशन फर्स्ट, मैं तुम्हें ग्राफ की टर्म में समझाता हूं। हाउ द ग्राफ चेंजेस इफ यू टेक ए गिविंग टू बी। ये ले लिया तुमने, पहले सिंपल लेते हैं ए गिविंग टू बी। हमने कहा इनिशियली ए नॉट है, टाइम टी पे ये क्या हो गया? ए नॉट माइनस एक्स, ये क्या हो गया? टू एक्स। और इन बहुत टाइम बाद ये क्या बन जाएगा? टू ए नॉट। तो अगर मैं ए गिविंग बी में कर्व प्लॉट करूं तो डू यू रियलाइज, अगर ये हमारा, इधर मैंने कंसंट्रेशन लिया, इधर मैंने टाइम लिया, हमारा ए कहां से कहां जा रहा है? ए की कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रही है? ए नॉट से जीरो, लाइक दिस। प्लीज टेल मी हाँ है ना? और बी फाइनली क्या जा रहा है? जीरो से टू ए नॉट। डू यू रियलाइज दिस और नॉट? अगर ये ए नॉट है तो ये हमारा टू ए नॉट है। बी की कंसंट्रेशन है टाइम टी, ए की कंसंट्रेशन है टाइम टी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? और यहां पे अगर हम इससे इसे ए टी माने, इसे बी टी माने, तो इस बार हमारा ए टी प्लस बी टी इज नॉट ए नॉट, यू हैव ए टी प्लस बी टी बाई टू इक्वल टू ए नॉट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? समझ गए? ए टी प्लस बी टी बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इधर ये रिलेशन चलेगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है गाइस? अगर तुम एवरेज रेट निकालते हो, एवरेज रेट निकालते हो, या इंस्टेंटेनियस में भी वही चीज लगेगी। गाइस डू यू रियलाइज और नॉट, ए की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और आएगा, बी की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और आएगा। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही आना चाहिए, चाहे तुम रिएक्टेंट की टर्म्स में निकालो या प्रोडक्ट की टर्म्स में निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी सेम। तो लोगों ने क्या कहा कि हम ऐसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। जस्ट अ सेकंड गाइस, अगर इस टाइप की रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली माइनस वन बाय ए डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय बी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाय सी डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू वन बाय डी 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 बाई डी टी। मतलब स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैंने डिवाइड कर दिया। ये क्यों डिवाइड किया है? ताकि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबके लिए, किसी से भी निकालो, ए से बी से सी से डी से, किसी से भी निकालो, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा सेम आए। सेम लाने के लिए हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। और तुम रियलाइज करोगे रिएक्टेंट के साथ हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है, चाहे वो ए रिएक्टेंट हो चाहे वो बी रिएक्टेंट हो। नेगेटिव क्यों? बिकॉज यू वांट द रेट ऑफ रिएक्शन टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो ये हमारा क्या हो गया?
रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल। फाइन गाइस, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं ये लेता हूं 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, तो जरा मुझे बताओ कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? -1/2 d of N2O5 by dt is equal to 1/4 d of NO2 by dt will be equal to 1/1। हाँ, बैलेंस मैंने सही किया है। 10/8/2, ठीक है। d of O2 by dt क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ग्रेट। तो बच्चों, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जेई में कभी कभी, बिल्कुल बेसिक। ध्यान दो गाइस, हमें कहा गया है, इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। हमें दे रखा है इनिशियली concentration of N2O5 is 2.33 molar. After 184 minutes, it reduces to 2.08 molar. Find rate of reaction and rate of formation of NO2। एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बताओ बेटा क्या करोगे? और हमें कहा गया है रेट ऑफ रिएक्शन टू बी फाउंड आउट इन सेकेंड इनवर्स। बताओ गाइस, प्लीज टेल मी आंसर क्या होगा, क्विकली टेल मी। बताओ गाइस। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बच्चों? इट विल बी 2.08 माइनस 2.33 बाय 184 इंटू 60 और आगे नेगेटिव साइन। रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगा यहां से, हाँ है ना? अब इसी से हमें क्या निकालना है? सॉरी, 1/2 भी तो आएगा यहाँ पे, जगह नहीं छोड़ी मैंने। रुको, इज इक्वल टू, क्लियर है गाइस? और अगर कोई पूछता है व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये पूछा गया है हमें। करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, फिर उसको हमने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ d ऑफ NO2 बाई dt, और हमें ये पूछा गया, दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन क्वेश्चन। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछा था और एक ये पूछा था गाइस, निकाल लोगे? समझ में आया नहीं आया? प्लीज लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O। हमें कहा गया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 into 10 to the power minus 3 this much. Find rate of disappearance of O2। बताना बेटा कैसे करोगे, प्लीज लेट मी नो कैसे करोगे। हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो इन टर्म्स ऑफ NO, क्या आएगा? 1/4 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ है ना बेटा? एंड इन टर्म्स ऑफ O2 ये क्या आएगा? d ऑफ O2 बाई dt। अब पॉइंट ये है
उसने पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। बेसिकली तुम्हें क्या निकालना है? माइनस डी ऑफ O2 बाई डी टी पूछा गया है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? डिसअपियरेंस ऑफ O2 क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा गया है, दैट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्चुअली जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है हमारा O2 का, दैट इज नॉट डी ऑफ O2 बाई डी टी, इट इज माइनस ऑफ डी ऑफ O2 बाई डी टी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट है, दैट शुड कम आउट अ पॉजिटिव वैल्यू। रेट ऑफ डिसअपियरेंस शुड कम आउट अ पॉजिटिव वैल्यू बेटा ऑफ O2। समझ गए? आइडिया इज यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। वैल्यू जो निकालोगे तुम उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर उसने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ O2, दैट शुड हैव बीन नेगेटिव। चेंज सिंपली क्या हो गया? डी ऑफ O2 बाई डी टी। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या है? हमें पता है कि वो वैल्यू डिक्रीज कर रही है, उसका जस्ट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूछा गया एक तरीके से हमें। क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस? दैट्स ग्रेट। ओके फाइन, आगे चलें। नाउ लेट अस गो ऑन टू factors influencing rate of reaction। पहला, concentration of reactants। reactants की concentration influences the rate of reaction। कैसे? अभी मैंने तुम्हें बताया था ए गिविंग बी के अंदर हमारा रेट क्या आ रहा था गाइस? रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा था? रेट वाज के ए। इनिशियली रेट सबसे ज्यादा होगा, इट विल बी के ए नॉट। और धीरे धीरे ए डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ ए गिविंग बी भी डिक्रीज होता जाएगा। तो मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, फास्टर द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। ए की अमाउंट ही बहुत कम बची है तो प्रोडक्ट बनने का रेट भी कम हो जाएगा। ठीक है ना गाइस? इनिशियली reactants are maximum, reactant is at max concentration, so rate of reaction is also maximum initially। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। दूसरा, टेम्परेचर। बेटा रिमेंबर, rate of reaction increases with increase in temperature। okay, in fact for every 10 Kelvin rise in temperature, rate of reaction almost doubles। ओके, मतलब आइडिया ये है, टेम्परेचर बढ़ाने पे तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा है। हम कहेंगे फॉर्मूले में तो हमें नहीं दिखा, फॉर्मूला तो ये था। हाँ है ना? यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या ऐसे पता चल रहा है? याद रखो बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। क्लियर है गाइस? रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए गिविंग बी भी बढ़ेगा बच्चों। तो एक्चुअली तुम्हारा फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डबल। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का है मैंने। ठीक है? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अच्छा मैं एक चीज और बता रहा था बच्चों तुम्हें,
यार तुमने कहीं ना कहीं केमिकल इक्विलिब्रियम में ये पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, दैट यूज टू डिपेंड ऑन कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। और यहां पे तो हम कह रहे हैं रिएक्शन स्पीड अप हो रही है। आइडिया इज कि हमने अभी जो हम रिएक्शंस मान के चल रहे हैं वो सिर्फ यूनि डायरेक्शनल मान के चल रहे हैं, ए गिविंग बी। सपोजिंग ए गिविंग बी है और बी गिविंग ए बी है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड का भी बढ़ेगा बैकवर्ड का भी बढ़ेगा। फॉरवर्ड का ज्यादा बढ़ गया बैकवर्ड का कम बढ़ गया तो क्या हो गया बच्चों, फॉरवर्ड चली गई। और अगर बैकवर्ड का ज्यादा बढ़ गया फॉरवर्ड का कम बढ़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली गई। क्लियर है गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई? जस्ट टू मेक यू क्लियर कि बच्चों को लगता है सर टेम्परेचर बढ़ाने में तो डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। मैं अभी एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ए गिविंग बी। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, रेट ऑफ ए गिविंग बी बढ़ेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर दोनों तरफ रिएक्शन जा सकती है फिर तुम्हें देखना पड़ेगा दोनों रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी अमाउंट से बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट, फाइन। थर्ड, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बेटा सिंपल सी बात है, कुछ बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाते हैं तो रिएक्शन फटाफट होगी। कुछ बॉन्ड धीरे ब्रेक होते हैं, स्लोली ब्रेक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं तो रिएक्शन स्लो होगी। जैसे अगर मैं कहूं NO प्लस O2 गिविंग NO2 एंड CO प्लस O2 गिविंग CO2, तो देखा गया दिस इज रैपिड एंड दिस इज स्लो। भाई रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में किस टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। बॉन्ड जो बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो रिएक्टेंट फटाफट प्रोड देगा। आइडिया इज विच इज मोर स्टेबल, रिएक्टेंट और प्रोड। अगर प्रोड ज्यादा स्टेबल है तो इट विल फेवर फॉर्मेशन ऑफ प्रोड। गेटिंग द आइडिया और नॉट? गुड। अच्छा गाइस एक चीज और, मैंने टेम्परेचर जो बताया, टेम्परेचर में मैंने एक चीज तुम्हें ये नहीं समझाई। देखो गाइस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, तुम्हारा एनर्जी, अभी मैं मान के चल रहा हूँ प्रोड नहीं बना है सिर्फ रिएक्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्टेंट्स हैव सफिशिएंट एनर्जी कि जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, हम मान के चल रहे होते हैं प्रोड तब बनता है व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर। ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नाउ मॉलिक्यूल्स पोजेस सफिशिएंट एनर्जी के जब वो आपस में कोलाइड करें दे फॉर्म प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब पहले ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल है रूम के अंदर, वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं। लेकिन अब ये मैंने तुम्हें क्या बताया, कोलाइड करना डजंट एग्जैक्टली गिव प्रोडक्ट्स, दे शुड बी हैविंग सफिशिएंट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। उनके पास एनर्जी भी एक सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए ताकि जब वो कोलाइड करे वो प्रोडक्ट बना दे। तुमने मान के चलो 100 मॉलिक्यूल्स रखे रूम में और लो टेम्परेचर पे कोलिजन करवा रहे हो। ठीक है, तुम्हारे सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन मान के चलो सिर्फ 10 ही मॉलिक्यूल्स उतनी एनर्जी पोजेस करते हैं कि जब वो टकराएं वो प्रोडक्ट बना सकें। जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे नाउ मोर मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो पहले अगर 10 मॉलिक्यूल्स ही कोलाइड होने पे प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, अब उसी रूम में क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी आ गई है, नाउ लेट अस से 40% ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कोलाइड आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट। तो इसे तुम समझ सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते आ रहे हो मोर मॉलिक्यूल्स पोजेस एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, और वो जब आपस में कोलाइड करेंगे वो प्रोडक्ट बनाए भी गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं ये बताता हूँ तुमने कहां पर रखा है, तुम्हें याद है? स्टेट्स ऑफ मैटर तुम्हें याद नहीं होगा, ये एक ऐसा कर्व होता था, ये बताता था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये टेम्परेचर T1 पे है और हायर टेम्परेचर पे एक कर्व नीचे भी शिफ्ट करता है राइट में भी शिफ्ट करता है। मैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व की बात कर रहा हूं। आइडिया इज अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट।
तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कर्व शिफ्ट कर गया राइट और नीचे की तरफ। अब देखो इतनी एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स के पास है गाइस, इतने मॉलिक्यूल्स के पास अब एनर्जी है टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्टेंट्स गिविंग प्रोडक्ट। समझ में आया नहीं आया? दैट्स ग्रेट, विल डिस्कस दिस अगेन। लेकिन एक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया कि वाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ओके, लेट अस गो ऑन टू द फोर्थ वन, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था गाइस, 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 में से सिर्फ 10 हैं जो एनर्जी पोजेस करते हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कहता है नहीं, सपोजिंग तुम्हें एग्जांपल के तौर पे 100 मॉलिक्यूल्स है और उनमें से एनर्जी कितनी होनी चाहिए मॉलिक्यूल गैस से, ग्रेटर देन 40 जूल। एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, इससे ज्यादा एनर्जी होगी तो वो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स टकराने पे क्या देंगे, प्रोडक्ट। अभी मान के लो 40 जूल से ज्यादा एनर्जी सिर्फ कितने मॉलिक्यूल्स की है, 10 की। तो 10 मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, राइट। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट कहता है नहीं, तुम्हें 40 जूल एनर्जी नहीं चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट, तुम्हें सिर्फ कितनी चाहिए, 15 जूल एनर्जी चाहिए टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब 15 जूल से ज्यादा एनर्जी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की होगी, हाँ है ना। लेट अस अज्यूम 60 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी मोर देन 15 जूल है। सो नाउ 60 मॉलिक्यूल्स आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग प्रोडक्ट, और जब वो आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट फटाफट बनता जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट, जिसे तुम्हें याद होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी नाम से। एक्स्ट्रा एनर्जी दैट अ रिएक्टेंट मस्ट पोजेस सो दैट इट फॉर्म्स प्रोडक्ट। ये बंदा क्या करेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो लेट मी राइट अबाउट कैटलिस्ट नाउ। अ कैटलिस्ट increases speed of reaction या rate of reaction without itself being consumed in reaction. In case of reversible reaction, reversible मतलब कौन सी गाइस, इक्विलिब्रियम वाली। A catalyst helps to attain equilibrium quickly. Okay, without disturbing स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो वही रहेंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन करवा देगा। मैंने बताया था ना, रेट कांस्टेंट बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट हमारा रेट कांस्टेंट को बढ़ा देता है, और दोनों के रेट कैसे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट कैटलिस्ट को बराबर फैक्टर से बढ़ाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के जो रेट कांस्टेंट है उसको ये बराबर अमाउंट से बढ़ाता है। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ गया बाय द सेम फैक्टर, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पहले 2 घंटे में अटेन हो रहा था तो अब 15 मिनट में अटेन हो जाएगा। वो कैटलिस्ट ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा प्रोडक्ट अब ज्यादा अमाउंट में बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा उतना ही जितना पहले बन रहा था, जल्दी बनेगा। तो विदाउट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए, इक्विलिब्रियम पे जो वैल्यूज होंगी वो वही रहेंगी, लेकिन इक्विलिब्रियम पहले जो 2 घंटे में हो रहा था वो 15 मिनट में हो रहा है। नेक्स्ट सरफेस, ये कौन सा था हमारा, 4 5, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स। ऑब्वियसली बात है गाइस,
जो हमारी रिएक्शन हो रही होती है वो सरफेस पे हो रही होती है. इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज. द रिएक्शन occurs at the surface of reactants. Larger the surface area of reactants, faster is the reaction. Faster is the reaction. Clear, guys? Great. Sixth, presence of light. जैसे reaction of hydrogen and chlorine takes place very slowly in absence of light, whereas it proceeds rapidly in presence of light. Idea is ये certain specific reactions के लिए है. Okay guys, ये हमारा जो light है that is providing energy, sufficient energy for reactant molecules to break down and form products. Clear to everybody? So these are the factors affecting rate of reaction. अब आते हैं rate expression पे. Rate expression and rate constant. Rate expression and rate constant. बेटा देखो ज्यादातर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? रिएक्टेंट पे. बट वेरी फ्यू केसेस में रेट ऑफ रिएक्शन में डिपेंड ऑन रिएक्टेंट्स एंड समटाइम्स इवन ऑन प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में भी डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है गाइस, ये मैं लिख देता हूं. समटाइम्स या पहले पूरा लिखता हूं. रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of one or more reactants and sometimes even products. तो रेट एक्सप्रेशन लिखना in terms of reactants, rate expression in terms of reactants is called rate law. Is called rate law. समझ में आया नहीं आया? Guys, rate expression in terms of reactants हम क्या बोलते हैं उसे? Rate law. Got it guys? Good. तो देखो बच्चों, हम कहेंगे ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी. गाइस इसका रेट क्या बनना चाहिए? रेट लॉ रेट क्या बनना चाहिए? इट शुड बी सम कांस्टेंट. मैंने ले लिया रेट कांस्टेंट. हम क्या करते थे? ए रेज़ की पावर क्या करते थे गाइस? ए बी रेज़ की पावर बी करते थे. गाइस केमिकल इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने हमेशा क्या लिया? जो पावर में क्या जा रहा होता था? हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो गाइस ये चीज सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए होता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो पावर में जा रहा है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही जाए. इट इज नॉट नेसेसरी. वो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन में होता है जिसे बोलते हैं एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन. सिंपल रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही तुम्हारा पावर में जाता है. इट इज समथिंग जो कि सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है. ज्यादातर हम क्या मान के चलेंगे? एक्स और वाई. इट माइट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट माइट नॉट बी इक्वल.
जो नॉट भी इक्वल है उन रिएक्शंस को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिनमें जो पावर में जा रहा है दैट इज नॉट द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट, फाइन। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसे रेट लॉ भी बोलते हैं, इसे डिफरेंशियल रेट लॉ भी बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या एक्सप्रेशन। ओके गाइस, अब ये जो रेट है ये ए की टर्म्स में क्या होगा? -1/dA/dt, हाँ है ना? ए की टर्म्स में तो यही लिखेंगे गाइस, हाँ है ना बच्चों? बी की टर्म्स में लाइक दिस, सी की टर्म्स में लाइक दिस, और डी की टर्म्स में लाइक दिस। बोलो हाँ है ना? लेट मी नो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। हर कोई समझ गया? तो बच्चों यहां पे रेट, मतलब जो हमारा रेट कांस्टेंट, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? रेट कांस्टेंट, इसकी बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम हियर। रेट, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कब? व्हेन concentration of reactants is 1 molar is unity। कह सकते हैं या नहीं? डेफिनेशन बता दी मैंने तुम्हें, रेट कांस्टेंट इट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन इज 1। गॉट इट गाइस? मैं तुम्हें बता चुका हूं, लार्जर रेट कांस्टेंट इंप्लाइज फास्टर रिएक्शन, हाँ है ना? ऑब्वियस सी बात है, के बढ़ेगा रिएक्शन फास्ट होगी। डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट के वैल्यूज, डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट के वैल्यूज at fixed temperature, value of K is constant for particular reaction, yeah, and is characteristic of reaction। आइडिया इज किसी भी रिएक्शन के लिए के कांस्टेंट होगा विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करोगे के चेंज होगा, अभी मैंने बताया था, याद है नहीं याद है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाते हो के बढ़ता है। गुड। एक और चीज, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन के डज नॉट डिपेंड, या रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कुछ भी लो, के की वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों, हम कहेंगे ए प्लस बी यूज टू गिव अस प्रोडक्ट, और जो भी हो सी डी डी, यू गेट द आइडिया। यहां पे मैंने रेट क्या लिखा था बच्चों? रेट का एक्सप्रेशन क्या लिखा था? कि ए रेज की पावर एक्स, बी रेज की पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई मे बी ए एंड बी, दे माइट नॉट बी ए एंड बी। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे यहां पे, ये जो एक्स है इट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to B, and x plus y is the overall order of reaction। बोलो हाँ है ना? समझ गए? क्लियर टू एवरीबॉडी?
अभी जो ऑर्डर है बच्चों, ऑर्डर कैन बी 0 1 2 3, गेटिंग द आइडिया। ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। जीरो का मतलब क्या हो गया, अगर मैं कहता हूं ये जो ए एंड बी है इसमें एक्स जीरो है, ये जो मैंने लिखा है इसमें एक्स जीरो है, तो रेट क्या बन गया हमारा, बताना बच्चों, के बी रेसी पावर वाई। इसका मतलब है रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर किसी रिएक्टेंट की टर्म्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो आ रहा है, दैट सिंपली मीन्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। समझ में आया नहीं आया? जिसके लिए ऑर्डर जीरो आ रहा है, जिस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो आ रहा है, दैट मीन्स उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड इट माइट इवन बी अ फ्रैक्शन, और इवन अ फ्रैक्शन 1/2 भी हो सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? एक चीज मैं लिखता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का मतलब है implies rate of reaction is independent, is independent of concentration of reaction। समझ आया नहीं आया गाइस? प्लीज लेट मी नो, हाँ है ना? बोलो गाइस। अब रिएक्शन ज्यादातर एक स्टेप में खत्म नहीं हो रही होती। जो रिएक्शंस रिएक्शंस occurring in single step, एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। और मल्टी स्टेप रिएक्शंस कौन सी हो गई? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। कई सारी अगर एलिमेंट्री रिएक्शंस हो रही हैं, को हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेप रिएक्शंस, जो कि बेसिकली क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो एक स्टेप में नहीं हो रही। जैसे किसी ने हमें कहा ए गिविंग डी है, अगर ए डायरेक्टली डी दे रहा है दैट इज अ सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर मैं कह रहा हूं ए गिविंग डी में पहले ए ने बी दिया, फिर बी ने सी दिया, और फिर सी ने डी दिया, तो देन ए गिविंग डी इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज नॉट अकरिंग इन अ सिंगल स्टेप। पहले ए बी दे रहा है, फिर बी सी दे रहा है, और फिर सी डी दे रहा है बच्चा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? प्लीज लेट मी नो। क्लियर? दैट्स गुड, ग्रेट। अभी तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? दैट्स फाइन। तो गाइज ये यहां तक कार्य को क्लियर है ना? मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो हमारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जा भी सकते हैं, ना भी जाए। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में वो नहीं जाते, कुछ और वैल्यू होगी एक्स और वाई की एज कंपेयर टू ए एंड बी। ठीक है बच्चों? गुड। और ये जो एक्स और वाई है, जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी है, ये चीज, दिस इज समथिंग विच इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। ये जो एक्स और वाई निकल के आते हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जस्ट बाय लुकिंग एट अ रिएक्शन यू कैनॉट आइडेंटिफाई कि ए और बी ही एक्स और वाई है। एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे, और फिर तुम डिसाइड करोगे क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आई मीन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, एक्स एंड वाई जो पावर में जा रहे होते हैं रेट एक्सप्रेशन में, दैट इज समथिंग जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होता है। या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, पूछा गया होगा एज पर सम गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है? अब आते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट हमने देखा था, बचाओ बताओ बच्चों, क्या था हमारा यूनिट ऑफ रेट? करेक्ट, मोल पर लीटर पर सेकंड। मोलैरिटी पर लीटर नहीं, मोल पर लीटर पर सेकंड।
अब बच्चों रेट कांस्टेंट मैं मान के चल रहा हूं, रेट जो है तुम्हारा वो क्या है, के ए रेज़ टू पावर एन। ये मैंने ले लिया। आइडियाज में मान के चल रहा हूं एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है बच्चों? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके गाइस, सो फार इट इज क्लियर? नहीं, अगर ए और बी दो रिएक्टेंट होते तो मैं एन को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान के चल रहा हूं। मैं अभी बताता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अभी समझाता हूँ। जो तुम डाउट पूछ रहे हो, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अभी मैंने चलो सिंपल मान लिया एक ही रिएक्टेंट है और उसका ऑर्डर क्या है? एन। क्लियर है? तो रेट की यूनिट्स क्या होती थी गाइस? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती थी? ये होता था। और यहां पे इसकी यूनिट्स क्या होंगी बच्चों? ये क्या होगा? ये जो ए है इसको मैं लिख सकता हूं मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर। क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कंसंट्रेशन ही लिख देता हूं। इसको कंसंट्रेशन लिख दिया, इसको कंसंट्रेशन लिख दिया। ओके गाइस, तुम्हारा के की यूनिट्स क्या हो जाएगी बच्चों? के विल बी कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। अब समझ में आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी? K इंटू कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू कंसंट्रेशन सेकंड इनवर्स। समझ गए? क्लियर? दिस इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करती हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करती है? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एन है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, सपोजिंग तुम्हारी के की यूनिट्स हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। हम कहेंगे ये हमारा कंसंट्रेशन है। ये हमारा क्या है? कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 बेसिकली। गेटिंग द आइडिया और नॉट? तुम्हारा 1 - n किसके बराबर आ गया? 1। n क्या आ गया बच्चों? 0। सो इफ दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, देन वी कैन से इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं कहता हूं सेकंड इनवर्स इज द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? यू विल हैव 1 - n जो है दैट इज इक्वल टू 0। गेटिंग द आइडिया और नॉट? कंसंट्रेशन की तो हमारा एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा ना। रेट कांस्टेंट की यूनिट्स में मोल पर लीटर तो आ ही नहीं रहा। मतलब बेसिकली जो 1 - n है दैट शुड बी इक्वल टू 0। एन क्या आ गया? 1। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सपोजिंग तुम्हारे पास होता मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये है बेसिकली कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर -1, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। बताओ गाइस, इसको मैं लिख सकता हूं या नहीं? मोल लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर -1 ऐसे लिख सकता हूं गाइस? मतलब 1 - n इज इक्वल टू 1 - n इज इक्वल टू -1। वहां से n क्या आ गया? 2। इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये बच्चों को पता नहीं एग्जाम में क्यों नहीं हिट करता कि बाय लुकिंग एट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की तुम्हें यूनिट्स दे रखी है तो एक तरीके से तुम्हें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन। हाँ, तुम कह रहे थे बेटा कि अगर हमारे पास ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट्स है ना बेटा, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? इट विल बी के ए रेज की पावर एक्स बी रेज की पावर वाई। हाँ है ना? तो यहां पे मैं क्या मान के चल रहा हूं? एन इज एक्स प्लस वाई। एन इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ गए? और अब हमें देखना पड़ेगा कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स हैं, अगर हमारी जैसे बाकी चीजें सेम है जो मैंने भी बताई, मतलब अगर तुम्हें इस तरीके से दे रखा है तो एन हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली एक्स प्लस वाई। अब क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर? हाँ, हम बताओ, कुछ डाउट हो तो बोलो। ओके, फाइन। क्लियर टू एवरीबॉडी ना? दैट्स ग्रेट। अच्छा गाइस, बाई चांस तुम्हें दे रखा है इसमें, ये क्या होगा बच्चों? इसकी
अगर रेट कांस्टेंट की ये यूनिट्स है, ये जीरो होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड, इट विल बी जीरो, मतलब मोल पर लीटर के बजाय हम एटमॉस्फेयर ले। क्लियर है गाइस? दिस विल बी अ जीरो ऑर्डर। सेकंड इनवर्स लूंगा मैं तो, क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूला लिखा, एटमॉस्फेयर रेशियो आर 1 - n, सेकंड इनवर्स, दिस शुड बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? अगर मैं कहता हूं एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड ऑर्डर। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है? हम कहेंगे, हम कहेंगे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट का सिंपल मतलब क्या हो गया? अ पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इज फिक्स्ड। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो तुम्हारा के क्या होता है बेटा? बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन तभी तो बढ़ता है क्योंकि के बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। और तीसरा क्या होता है बच्चों? कैटलिस्ट। मैंने बताया था कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट कांस्टेंट बाय डिक्रीजिंग the energy barrier. By decreasing the energy barrier, it increases the rate of reaction. Yeah, it increases the value of rate constant for that reaction. Got it? Great. हर एक ने नोट कर लिया? इतने मैं क्वेश्चन देता हूँ guys. Hold on a sec guys. हमें कहा गया है हाँ बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट का मतलब सिंपली हो गया कि रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इज फिक्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब एक तरीके स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए, हर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग है। हाँ, 1 सेकेंड बच्चों। फाइंड rate law and value of rate constant. Okay guys, हमें रेट लॉ पूछा गया, उसमें रेट कांस्टेंट भी पूछा गया और हमें कहा गया है ऑल्सो, छोड़ो वो बाद में बताता हूं, यहां तक क्लियर है? हम कहेंगे रेट लॉ क्या होना चाहिए कि एनओ रेज की पावर क्या करोगे बच्चों? एक्स एस टू रेज की पावर वाई। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? अब या तो तुम, मैं तो बताता हूं, ध्यान से सुन जाना। हम कहेंगे हमें रेट दे रखा है, एस टू दे रखा है, एनओ दे रखा है, एनओ की कंसंट्रेशन, एस टू की कंसंट्रेशन एंड रेट एट दैट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एनओ एंड एस टू, कि इस एनओ और इस एस टू पे रेट कितना है, इतना। ठीक है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। तो तुम क्या करो, एक बार लिख लो, बाद में मैं शॉर्टकट बता दूंगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 10⁻² रेज की पावर एक्स 10⁻³ इंटू वाई, 4 = k इंटू 4 × 10⁻² एक्स 10⁻³ y, and 2 = k into 10⁻²
10⁻⁴। ये हमें तीन इक्वेशंस दे रखी है एक तरीके से, हाँ है ना? सॉरी मैं भी कर रहा, एक्स वाई। क्लियर है बेटा गाइस? यहां तक समझ गए? अब हमें क्या करना है, हमें इन तीन इक्वेशंस को यूज करके एक्स और वाई निकालना है। कन्वीनियंट क्या है, तुम ऐसा देखो जिसमें एक ही कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है। ए इन दोनों में सेम है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नाउ यू डिवाइड 1/3। यहां पे 2/2 किया, क्या आया बच्चों? 1। मतलब रेट को, इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे, तो ये बन गया हमारा 1 = के भी कट गया और एनओ की कंसंट्रेशन भी कट गई। S2 का क्या आएगा बच्चों? 10⁻³ 1/10, सॉरी 10, 10⁻⁴ y क्या आएगा बच्चों? y 0। इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू H2। अब जब तुम्हें NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, ये ऑर्डर आया है विद रेस्पेक्ट टू H2 का है। अब NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, तो H2 की अमाउंट दोनों तरफ सेम देखो, किस में है? इसमें 1 और 2 में। डिवाइड दिस बाय दिस, क्या आ गया बच्चों? 1/4 आ गया। अच्छा मैंने उस साइड में मैंने ये पहले ये ले लिया था, कोई नहीं। 2/4 = 1/4 अब समझ गए? क्लियर है गाइस जो मैंने बोला है? 1/4 = 1/2। क्लियर है बेटा? तो यहां से x क्या आ जाएगा बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर है एवरीबॉडी? ये कहां से हुआ, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज नथिंग बट 1/2 का स्क्वायर। तो 2x = 1। गेटिंग द आइडिया नॉट? x आ गया 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नाउ वी हैव गॉट अवर, नाउ वी हैव गॉट अवर रेट। हम रेट लॉ लिख सकते हैं। इट विल बी के NO रेज़ की पावर कितना होगा बच्चों? और S2 रेज़ की पावर क्या होगा? 0, which can simply be written as k into NO रेज़ की पावर 1/2। लेकिन अभी हमें के भी पूछा गया है गाइस, के भी निकालना होता है। मतलब आइडिया इज, अगर कोई रेट लॉ पूछ रहा है तो हमें के निकालना पड़ेगा। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। ओके गाइस? तो के कैसे निकालोगे? किसी में भी, किसी भी एक एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दो। इसमें पुट कर देते हैं। 2 = के इंटू हमारा 10⁻⁻² रेज़ की पावर 1/2। हाँ है ना बच्चों? तो के कितना आ गया गाइस? 20। हाँ या ना? बोलो गाइस। के इज 20, तो ये आ जाएगा 20 NO रेज़ की पावर 1/2। दिस इज योर रेट लॉ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां पे अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता, फाइंड रेट, इनिशियल रेट, फाइंड इनिशियल रेट, कोई कहता है इफ NO इज 1 मोलर, 2 मोलर एंड H2 इज 0.5 मोलर, क्या करोगे बेटा बताना मुझे जरा? हम रेट में के डालेंगे, NO रेज़ की पावर 1/2 एंड H2 रेज़ की पावर 0। कितना आ गया बच्चों? दिस इज द इनिशियल रेट। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? के हमें पता है कितना था, 20। तो इनिशियल रेट इज 20√2। गेटिंग द आइडिया और नॉट? हाँ है ना? तो अगर हमें इनिशियल रेट पूछा गया, यू डोंट हैव टू वरी, वी जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यू। किसी बच्चे को डाउट यहां तक? गुड। अच्छा बच्चों, मैं एक काम करता हूं, देखना मजा आएगा। गलती करोगे फिर, यू वोंट मेक अ मिस्टेक आफ्टरवर्ड्स। ये लिया मैंने, ए दे रखा है, बी दे रखा है,
फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी बेसिकली। ओके गाइस, ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 20, रेट दे रखा है 50, ये 30 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, रेट दे रखा है 150। हाँ, ये 30 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, ये है फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। जरा बताना बच्चों क्या करोगे आप? बोलो गाइस, लेट मी नो। तुम्हें दो ऐसे उनको वैल्यूज को उठाना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा ए सेम है, और एक ऐसा उठाना पड़ेगा जिसमें बी सेम है। समझ आया नहीं आया गाइस? उससे तुम क्या निकाल पाओगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ रहा है बच्चों? कौन से दोनों लोगे तुम टू गेट द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए? कौन से दोनों लोगे टू गेट द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए? फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि उसमें बी सेम है। क्या बन जाएगा? 1/3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 50/150। 1/3 आ गया राइट साइड में भी, तो एक्स हमारा क्या आ जाएगा? 1। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए इज 1। एंड व्हाट अबाउट बी बच्चों? हम कहेंगे बी डबल किया, रेट कितना टाइम्स हो गया? बी डबल किया, 20 से 40 लेके गए, रेट कहां से कहां पहुंच गया? 4 टाइम। फिर से देखो, रेट ऑफ बी हमने डबल करा, कीपिंग ए सेम, रेट कितना हो गया? 4 टाइम्स, तो इट इज ऑर्डर इज 2 विद रेस्पेक्ट टू बी। अब जरा के बताना बच्चों क्या होगा? के क्या होगा? मैंने जो चीज करी ना, मैंने एक चीज तुम्हें क्लियरली नहीं बताई, ध्यान से सुनना। एग्जैक्टली exactly। क्योंकि हाँ, यही यही पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। ये जो तुम्हें दे रखा है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी दे रखा है, एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी क्या है? इट इज, 1 सेकेंड, इट इज 1/2 dc/dt। मतलब एक्चुअली जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो तुम्हारा यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 75 था, यहाँ पे 300 था। फर्क हमें क्यों नहीं पड़ा एक्स वाई निकालते? दोनों में कट रहा है, दैट बाय टू इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। समझ में आया नहीं आया गाइस? गुड। लेकिन जब तुम के निकालोगे तो यू नीड द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू दैट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। रेट क्या आएगा बच्चों? इट विल बी के ए रेज की पावर 1 बी रेज की पावर 2। यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दें, और रेट ऑफ रिएक्शन जब तुम देखोगे तो सी की टर्म्स में क्या आना चाहिए? 25 यहां। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है, हमें चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन विच विल बी एक्चुअली 25 गाइस। ये हमें डीसी बाई डी टी दे रखा है 50, हमें हाफ डीसी बाई डी टी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो के इंटू 10 रेज़ की पावर 1 इंटू 20 रेज़ की पावर 2 इज इक्वल टू 25। समझ में आया नहीं आया? आई पुट इन द वैल्यूज इन द फर्स्ट जो हमें सीक्वेंस दे रखा है, ए बी और रेट का। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां से तुम्हारा क्या आएगा, यहां पे तुम मिस्टेक कर सकते थे अगर तुम ध्यान ना देते तो। ओके गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस और नॉट? बताओ बच्चों फटाफट। दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ओके गाइस, अब आवाज नहीं, प्लीज पे अटेंशन। यहां तक हर कोई समझ गया है? वेरी गुड। अब एक काम करते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं।
ओके, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखो। हमें दे रखा है रेट कांस्टेंट फॉर 2N2O5 and 2O5 gives 4NO2 plus O2 is 3 into 10 raised to the power minus 5 if rate is 2.4 into 10 raised to the power minus 5. बताओ बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, इजी बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ गाइस कैसे करोगे। रेट कांस्टेंट पकड़ा रखा है, रेट पकड़ा रखा है, क्यों? इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर गाइस, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखो, सेकंड इनवर्स। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स करेक्ट। तो रेट क्या आ जाएगा बच्चों, के इंटू N2O5 रेज की पावर 1। वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से हमें क्या पता चल गया है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट दिया ही एक हुआ है, तो जो ओवरऑल ऑर्डर है वही ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू N2O5। अब तो कुछ नहीं करना, रेट दे रखा है हमें, के दे रखा है, N2O5 की कंसंट्रेशन निकाल लो। समझ में आया नहीं आएगा? गुड, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर रेट इज -D इन 1 सेकेंड, रेट एक मिनट रुकना, रेट ओबेज ये हमें कहा गया है। ओके गाइस, पूछा गया है इफ concentration of NH3 is very less, what is the order of reaction? बताओ गाइस, अगर NH3 की अमाउंट बहुत छोटी है, what is the order of reaction? बोलो। K1 and K2 are constants, K1 and K2 are constants। हम कहेंगे अगर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बहुत छोटी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 ही लिख सकते हैं। तो इन दैट केस -D ऑफ NH3 बाई dt क्या बन जाएगा बेटा, K1 NH3। हाँ है ना? So yes, it is a first order reaction, guys. Clear to everybody? हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि बहुत मतलब K1 K2 के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो वी आर जस्ट लुकिंग एट NH3। NH3 की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो विल इग्नोर K2 NH3 इन कंपैरिजन टू 1। तो एक ऐसा और रिएक्शन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? रेट कांस्टेंट क्या होगा? What will be the rate constant for this reaction? That is my question. Right, rate of reaction in terms of NH3 क्या हो जाएगा? रिएक्शन देखो, -1 मतलब 2 NH3 गिविंग N2 plus 3H2। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ NH3 इज दिस। हाँ है ना? और ये हमारा क्या बन जाएगा, K1/2
NS। क्लियर है या नहीं गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन क्या है? K1/2। गॉट इट? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। एंड इफ NSC concentration is very large, तो what is the overall order of reaction? बताओ गाइस, क्या बन जाएगा? इस बार वन को इग्नोर कर दो विद रेस्पेक्ट टू K2NS3। सिंपली K1/K2 बन जाएगा। बताओ गाइस, हाँ है ना? सो इट विल बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जरा बताएगा कोई मुझे? व्हाट विल बी रेट कांस्टेंट? हाँ, रेट कांस्टेंट विल बी K1/2 K2 इफ यू कैन अंडरस्टैंड। बताओ गाइस, क्योंकि यहाँ पे तो 1/2 से किया, यहाँ पे 1/2। दिस इज द रेट कांस्टेंट। बेटा, NSC बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वन, ये बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने ये इग्नोर कर दिया, और ये करते ही ये कट गया, यू आर लेफ्ट विद K1/K2। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन 3A, गिविंग प्रोडक्ट्स। Rate of reaction doubles if concentration of A is increased. फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताओ बच्चों फटाफट, ये तो आसानी से हो जाएगा। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गाइस, हरी अप एंड लेट मी नो। क्या होगा? दैट इज करेक्ट। हम कहेंगे रेट इज K(a)⁴n। रेट डबल हो गया, और ए कितना हो चुका है? 4 टाइम। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? ये वही काम किया है जो हमने टेबुलर फॉर्म में हमें ए भी दे रखा था, यहाँ पे सिर्फ ए दे रखा है, तो इट इज इजियर बाय कंपैरिजन। बेटा हमें क्या पता ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एलिमेंट्री? कॉम्प्लेक्स होता तो ए क्यूब बन जाता। सॉरी, एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ए क्यूब बन जाए, एलिमेंट्री में बनता। हमें कुछ बता नहीं रखा, हमें तो ये एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंट में हमें दे रखा है ए को 4 टाइम्स करने पे रेट डबल हो रहा है। समझ में आया नहीं आया बेटा? हाँ, तो ये है तो सही 1/3, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, विच इन टर्म्स ऑफ ए विल बी दिस। कोई पूछता है व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस। रेट ऑफ कंजम्पशन का मतलब है माइनस DA/DT की वैल्यू क्या है? इट विल बी 3 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज 3 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। गॉट इट? ग्रेट। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है। ओके, हमें एक आ गया, इट इज फर्स्ट ऑर्डर with respect to A, second order with respect to B, and zero order in C. What is the effect on rate
if concentration of all reactants is doubled. बताओ बच्चों। करेक्ट। रेट क्या बनेगा गाइस? इट विल बी के ए रेज की पावर 1, बी रेज की पावर 2 और सी रेज की पावर 0। ये तो हट ही गया। अब ए और बी को डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों? रेट इज रेट न्यू इज 8 टाइम्स रेट ओल्ड। समझ में आया नहीं आया ये बताओ मुझे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2NO plus O2 gives 2NO2. How will the rate of reaction change if volume of vessel is reduced to 1/3 of its initial volume? अब बेटा यहां पे देखो, रेट क्या होना चाहिए फटाफट बताओ गाइस। रेट का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? रेट एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए गाइस? अब हमें यहाँ पे नहीं बता रखा एक्स और वाई कैसे निकाल। दे शुड हैव स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं दे रखा और तुम्हें पता है इसकी वैल्यू चाहिए। अज्यूम द रिएक्शन टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन। अज्यूम इट टू बी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब ये क्या आ गया बच्चों? 2N1। नाउ दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब बताओ रेट कैसे इफेक्ट होएगा? समझ में आया नहीं आया? भाई पहले इसको एक्स वाई मान लो, उसके बाद इसको 3x इसको 3y मान लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? 27 टाइम्स ओल्ड रेट। ये सारे क्वेश्चन जो टेबुलर फॉर्म में हमने किया था उसी के एक्सटेंशन है। वॉल्यूम को 1/3 करोगे तो कंसंट्रेशन विल बिकम 3 टाइम्स। कि कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। राइट। वॉल्यूम हमने 1/3 कर दी मतलब कंसंट्रेशन विल बिकम 3 टाइम्स दोनों की, NO की भी और O2 की भी। ठीक है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? क्वेश्चन। A plus B gives product. First order with respect to A and second order with respect to B. 1 mole of A and 1 mole of B are taken in 2-liter vessel and initial rate of reaction is 10⁻². More. Find rate when half of reactants are converted to products. बोलो गाइस। रेट पूछा गया है गाइस। रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? रेट का एक्सप्रेशन क्या बनेगा?
के इंटू ए रेज की पावर एंड बी रेज की पावर। अब उसने कहा हाँ, इनिशियली हमारे को रेट दे रखा है, इनिशियल रेट दे रखा है। उस वक्त हमारा ए की कंसेंट्रेशन क्या है? 1/2, करेक्ट। ए इज 1/2 एंड व्हाट अबाउट बी? बी इज 1/2। ए और बी जब 1/2 है तो रेट कितना है बच्चों? 10⁻²। यहां से के निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? फाइंड के, हाँ बेटा बोलो। इनिशियल मोल जो दे रखे हैं हमें, इतना मोल है इतना। ठीक है, नहीं ना, 2 लीटर वैसे। ओके बेटा, समझ गए यहां तक? यहां से के निकाल लोगे। अब हमें रेट पूछा गया है, हमें के निकाल चुके हैं, अब हमें रेट पूछा गया है। वेन ए कितना हो चुका है बेटा? 1/4। और बी कितना हो चुका है? 1/4। बेसिकली ए एंड बी हैव बीन, हाफ ऑफ ए एंड बी हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो के जो निकाला था उसको फिर से इस एक्सप्रेशन में डालो टू गेट द वैल्यू ऑफ रेट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? या क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड, आगे चलें। ओके, now let us go on to molecularity of reaction. Let us go on to molecularity of reaction. Molecularity क्या होता है? सुनते आओ बच्चों। Most reactions proceed through series of elementary steps. मतलब most of the reactions are complex reactions. That's correct. The number of reactants या reacting species, the number of reacting species, स्पीशीज में क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये मॉलिक्यूलरिटी निकलता ही किसके लिए बच्चों? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली in order to give products, in order to form products, is called molecularity of reaction, is called molecularity of reaction. Okay guys, idea is just suppose तुम कहो a plus b gives c, ये हमें दे रखा है, ठीक है बच्चों। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब ये एक स्टेप में हो रही है, हम कहेंगे अभी कितने रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट? 2 गाइस, ठीक है बच्चों। A and B, two species collide simultaneously to give product. Fine. मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट चेंज इट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 2A plus B gives C. ओके गाइस, अभी हमारी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 3। ये तीनों मॉलिक्यूल्स, 2A के और 1B का, दे शुड कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव C। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और मैं कह रहा हूं A plus B gives D and then D plus A gives C, ओवरऑल रिएक्शन लिखना यही बनेगी जो ऊपर लिखे मैंने, बताओ गाइस, हाँ है ना? इन दोनों रिएक्शंस को ऐड अप कर दो, यू विल गेट द अबव रिएक्शन और नॉट?
गुड, समझ गए। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, इफ दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो मुझे ब्रेक करेंगे किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारी जो टर्म थी, दे मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली। हम कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स है ये एक स्टेप में हो ही नहीं रही, एक स्टेप में ये हुआ, अगले स्टेप में ये हुआ। अब इन एलिमेंट्री रिएक्शंस के मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी? पहले वाली की मॉलिक्युलैरिटी क्या है? इसकी। और इसकी क्या है? अगेन। तो मॉलिक्युलैरिटी हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन या एलिमेंट्री स्टेप के लिए होती है, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसको एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो, और फिर हम क्या निकालेंगे उसकी, हर इंडिविजुअल स्टेप की हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्युलैरिटी। हाँ बेटा, क्या? इस पूरे की मॉलिक्युलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स वाले के लिए मॉलिक्युलैरिटी है ही नहीं, इट इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है तो उसके एलिमेंट्री स्टेप्स की तुम मोलिकुलरिटी निकाल सकते हो, बट नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एज अ होल। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? गुड, अब इसे मिटा दो, ये बड़ा आइडिया छोड़ो, पड़े रहने दो। ओके गाइस, प्लीज आवाज नहीं। तो मोलिकुलरिटी इज सम ऑफ मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ रिएक्टेंट्स बेसिकली, सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिख लो, इन अ रिएक्शन, elementary reaction, in a elementary reaction बच्चे। क्लियर? जैसे आते हैं इस पे, ये देता है N2 + 2H2, ये क्या है बच्चों? दिस रिएक्शन इज decomposition, this is decomposition of ammonium nitride। बेटा ये है एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यूनिमोलिकुलर मतलब इसकी मोलिकुलरिटी क्या है? 1। बाय मॉलिक्यूलर देखो, ये रटने की चीजें गाइस, कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या आता है? ये डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? दैट्स गुड। ट्राई मॉलिक्यूलर, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, दिस इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें दो रिएक्टेंट्स आर टेकिंग पार्ट साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब आते हैं एक और एग्जांपल, 2NO + O2 gives 2NO2। ओके, इसकी मॉलिक्युलरिटी इज 3, दिस इज अ टर्म मॉलिक्युलर रिएक्शन या ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ओके गाइस, क्लियर सो फार? अब मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा इज रेयरली ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं उसके चांसेस भी काफी कम होते हैं। 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, डेफिनेटली मॉलिक्युलरिटी इज, मतलब इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 अगर तुम्हें लग रहा है आ रही है, इसका मतलब वो पक्का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इट इज टेकिंग प्लेस इन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। जैसे अगर मैं ये लेता हूं, तो इसमें मॉलिक्युलरिटी ऑब्वियसली कैन नॉट बी हाउ मच, 10 तो नहीं हो सकती, 6, 7, 8, 9, 10। तो आइडिया यहाँ पे तुम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज एक्चुअली अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ
second order reaction. It is a second order complex reaction. Okay guys, समझ आया नहीं आया? फैक्ट टू रिमेंबर, एक्सपेरिमेंटल डाटा जैसा मैंने बताया था, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ठीक है गाइस, अब हमने कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना अभी, ए गिविंग ए प्लस 2a+b गिविंग डी था, है ना बेटा, या सी था। हमने कहा a+b गिव्स डी एंड d+a गिव्स सी। ये हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्री स्टेप्स, राइट बच्चों। तो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो, ये हमारे एलिमेंट्री स्टेप्स हो गए फॉर द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, गुड। अब इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें एज अ पर्सन कि एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स है? अगर जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी है वही ऑर्डर बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन इज एलिमेंट्री। जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी है, जैसे अगर मैं कहूं इस रिएक्शन का अगर रेट ये आता ना बच्चों, जो तुम्हारा स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में जा रहे हैं, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और अगर यहाँ पे 2 और 1 के बजाय कुछ और आ रहा है, इसका मतलब इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? हम कहेंगे यार वो एक स्टेप में तो हो ही नहीं रही, वो तो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स ले रहा है। तो हम एलिमेंट्री स्टेप्स का रेट निकालेंगे, दोनों का रेट देखा जाएगा। फाइंड रेट ऑफ बोथ रिएक्शन, फाइंड रेट ऑफ बोथ स्टेप्स, बोथ एलिमेंट्री स्टेप्स का रेट निकालो। हम कहते हैं रिएक्शन का जो रेट है, ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है, ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट होगा, इट विल बी द रेट ऑफ द स्लोएस्ट ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप्स टेकन। जो एलिमेंट्री स्टेप्स तुमने लिए उनमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, दैट इज द रेट ऑफ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया जो मैंने बोला? जो स्लोएस्ट स्टेप है एलिमेंट्री स्टेप, उसका जो रेट है दैट बिकम्स द रेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है गाइस? और उस रिएक्शन को, उस एलिमेंट्री स्टेप को जो स्लोएस्ट है, उसे बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट elementary reaction in a sequence, in a sequence of elementary, slowest elementary. It is called the rate determining step. This is called rate determining step or RDS. Clear guys? समझ में आया नहीं आया? Clear to everybody? That's great. And this becomes the rate of the overall reaction. जैसे मैं इसी को लेता हूं, इसमें इसका रेट क्या होगा बेटा, ऊपर वाले का, ये एलिमेंट्री स्टेप्स है ना, इसका रेट क्या होगा? के ए बी, इसका रेट क्या होगा? इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो, विल बी ए डी। अब हम कहेंगे इनमें जो स्लोएस्ट स्टेप है, अगर ये पहला स्टेप स्लोएस्ट है तो ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ द या रेट ऑफ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दिस विल बिकम द रेट ऑफ द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तुम देख भी सकते हो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे 2 और 1 आना चाहिए था। अगर 2 और 1 होता तो ये एलिमेंट्री स्टेप होता। हमारा रेट क्या आ रहा है, उसमें ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 और 1, ए और बी का। तो दिस इज द, इसको हमने एलिमेंट्री स्टेप्स में ब्रेक करा 2 स्टेप में, एक का रेट ये, एक का रेट ये। जो स्लोएस्ट स्टेप है वही डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया।
और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द, उसका जो रेट है दैट इज द रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. व्हाट विल हैपन इफ दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप? यहां पे तुम्हारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता है. तुम कहोगे सर रेट ये है, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है कि जब हम रेट लिखते हैं ना गाइस, इट इज ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स. और यहां पे हमारा डी क्या है बेटा? इंटरमीडिएट. एक में बना, एक में खत्म हो गया. तो आइडिया है हमें जो रेट चाहिए, ए इज फाइन. इस के टू ए में ए की कोई दिक्कत नहीं है, डी की दिक्कत है. वी राइट डाउन द ओवरऑल रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स. या तो ए की टर्म में लिखो, या ए और बी के अलावा देयर शुड नॉट बी एनीथिंग एल्स इन द रेट इन अवर गिवन क्वेश्चन. क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में देखो यही रिएक्टेंट दे रखे हैं, ए और बी. तो हमारे रेट में, रेट एक्सप्रेशन में डी नहीं आना चाहिए. तो तुम कहोगे सर अब कैसे निकाले हम रेट फॉर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो गाइस. इस स्टेप में क्या करना होता है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं. 2a+b गिव्स, क्या था सीधा बच्चों, एंड d+a गिव्स, ये था बच्चों. हाँ है ना? क्लियर टू एवरीबॉडी? हम कहेंगे रेट क्या बन जाएगा गाइस? इसका रेट कांस्टेंट मानो k1, इसका मानो k2, और इसका मानो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज k3. ओके, तो मैं ऐसे लिखता हूं, ये स्लोएस्ट स्टेप है. अगर ये स्लोएस्ट स्टेप है तो क्या करोगे? पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं, वो अगर ये स्लोएस्ट होता हमारा रेट आ जाता आराम से k1a b, खत्म. समझ गए गाइस? अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत में हम क्या करते हैं, उससे ऊपर जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से ऊपर जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं, उन सबको इक्विलिब्रियम मान, उनको क्या मान लो? इक्विलिब्रियम. तो ये फास्ट इक्विलिब्रियम है. ये क्या है बच्चों? ये है फास्ट इक्विलिब्रियम. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज लेट मी नो. और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या मान के चल रहे हैं? क्या इक्विलिब्रियम. अब रेट हमारा क्या था? रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का रेट क्या था? k2d. क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? अब हम क्या कहेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम क्या बनेगा? d/ab. हाँ या ना? क्लियर है गाइस? अब d की वैल्यू यहां से पुट करके इसमें डाल दो. d की वैल्यू यहां से पुट करके यहां पे डाल दो. क्या बन जाएगा बच्चों? कैन यू लेट मी नो व्हाट इज द एक्सप्रेशन नाउ? k2k इक्विलिब्रियम, this is the rate for the complex reaction this, if this is the slowest step. तो अब इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यस रेट कांस्टेंट, सॉरी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है बच्चों? इट इज नॉट k2, इट इज नॉट k इक्विलिब्रियम, इट इज k2 into k इक्विलिब्रियम. दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. समझ में आया या नहीं आया? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, लेट मी नो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. राइट बच्चों? अगर ये हमारा स्लो स्टेप है तो क्या करोगे बच्चों? ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है मैंने, 1 2 3. अगर ये स्लो स्टेप है तो व्हाट इज द ओवरऑल रेट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? क्या होगा बच्चों, बताएगा कोई मुझे? लेट दिस बी k1, दिस बी k2, दिस बी k3. पहला ही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. k1 इज द रेट कांस्टेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अगर ये हम लेते हैं तो k1 इज द रेट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. रेट कांस्टेंट क्या हो गया? k1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया? 1.
अब मैंने ले लिया ये स्लो स्टेप है, मैंने ले लिया ये स्लो स्टेप है, तो ऊपर वाले को हम क्या बना देंगे बच्चों, उससे इनिशियल जो स्टेप्स हैं वो सारे के इक्विलिब्रियम वाले हो गए। तो ये आ जाएगा रेट विल बी K2B। लेकिन हमें बी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि रिएक्टेंट हमें सिर्फ ए दे रखा है। बी इज इंटरमीडिएट, जो पहले बना दूसरे में खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, बी बाय ए। इसको इसमें आप पुट करो, क्या बन जाएगा बच्चों, के डू के इक्विलिब्रियम ए। हाँ है ना। तो अब इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, के डू के इक्विलिब्रियम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाई चांस इसमें फिर से अब क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, और वन, ऑर्डर वन ही आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। इंसिडेंटली दोनों ही केस में हमारा ऑर्डर वन आया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन आया, लेकिन के इक्विलिब्रियम यहां पहले वाले केस में के वन था, और अब क्या हो गया, के टू इंटू के। समझ में आया नहीं आया, पैटर्न हर कोई समझ गया है कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। लेट मी नो गाइस, दैट्स गुड, ग्रेट। ये जो अब देखो गाइस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो हमने एलिमेंट्री स्टेप्स लिखे, ये हमारा बनाया हुआ तरीका है। आइडियाज हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली इसी तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा क्वेश्चन। तो जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से हो रही है, ये हमें नहीं पता। इट इज अ गेस वर्क वी आर मेकिंग, ये एक मैकेनिज्म हमने बनाया है। हमें पता है ये एक रिएक्शन है, हमें पता है इसका जो रेट कौन सा जो ऑर्डर है वो बता रहा है हमें कि दिस इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब हमने अपनी तरफ से क्या बनाया, मैकेनिज्म, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ बी एंड डी फ्रॉम ए। मैं बताना चाह रहा हूं ये जो पार्ट है ये मैकेनिज्म कहलाता है, और मैकेनिज्म हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं, और उसे कंफर्म कैसे करते हैं कि ये मैकेनिज्म करेक्ट है, बाय लुकिंग एट द एक्चुअल रेट जो हमें एक्सपेरिमेंटली निकाला, विद द रेट जो हमने अपने एलिमेंट्री स्टेप से निकाला। मैं फिर से समझाता हूं व्हाट आई मीन, कि अगर हमने ये रिएक्शन है, ठीक है गाइस, हमें पता है कि रेट इज समथिंग ऑफ दिस काइंड, के ए रेज़ की पावर वन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला, ये हमने कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंटली। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओके, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, नहीं तो इट शुड हैव बीन ए स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अब ये ऑर्डर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए वन। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बनाएंगे कि इस तरीके से रिएक्शन हो रही होगी। ये हमारा गेस वर्क है एक तरीके से, इट इज नॉट समथिंग जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि ऐसे ही हो रहा है। नहीं, ये हमने गेस वर्क बनाया कि पहले ए से बी बन रहा होगा, फिर बी से सी, और फिर सी और ए आर कंबाइनिंग टू गिव डी। ये हमारा क्या हो गया, गेस वर्क हो गया। और गेस वर्क को हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमने सही गेस मारा है मैकेनिज्म का, हम कहेंगे इस हिसाब से अगर स्लोएस्ट स्टेप ये आ रहा है और उससे हमारा रेट में ऑर्डर वही आ रहा है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, दैट मीन्स अवर मैकेनिज्म मस्ट बी करेक्ट, मस्ट बी करेक्ट। हो सकता है करेक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन हमने गेस वर्क मार लिया कि यार जो हमने ऑर्डर निकाला विद रेस्पेक्ट टू ए मैकेनिज्म से, वही हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड भी वही आ रहा है, तो हम क्या मान लेंगे कि मैकेनिज्म सही है। तो आइडिया इज यू कैन हैव मोर देन वन मैकेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। जैसे तुम ये देख सकते थे, अगर ये स्लो स्टेप था तब भी हमारा ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए वन था, और ये स्लो स्टेप है उसमें भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए वन है। और अगर एक्सपेरिमेंटली भी हमारा वन ही आ रहा है, तो हम कहेंगे दोनों ही जो हमने मैकेनिज्म बनाए हैं दे कैन बी करेक्ट। समझ में आया नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि हम मैकेनिज्म की जो करेक्टनेस है वो कैसे चेक करते हैं, बाय लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड रेट जो एक्सपेरिमेंट से किया है, विद द रेट जो हमने मैकेनिज्म से निकाला है। मैकेनिज्म से हमारा ये रेट आ रहा है, एक्सपेरिमेंटली ये आ रहा है, अगर ऑर्डर दोनों में सेम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, दैट मींस मैकेनिज्म मस्ट बी करेक्ट, मस्ट बी करेक्ट। यू कैन हैव टू मोर देन वन मैकेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया, हर एक को क्लियर है ये चीज, दैट्स गुड, ग्रेट।
क्या हुआ बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। क्या डाउट है बेटा? अरे बोल दो भाई। यहां तक समझ गए गाइस? गुड। अब एक दो चीजें और कर लेते हैं। पहली चीज गाइस, मॉलिक्युलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर। इट इज अ होल नंबर। It cannot be a fraction. That's what I'm trying to convey. It cannot be a fraction. It cannot be a fraction. ये है ना, कहोगे कहोगे आधा मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, ऑर्डर कैन बी इंटीजर। इंटीजर में लेट मी से होल नंबर, या इट कैन बी फ्रैक्शन इवन। और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या कहेंगे उसे, सब्सटेंस, इट कैन इवन, ऑर्डर कैन इवन बी नेगेटिव। अगर तुम्हारा वो प्लॉट पे भी डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर तुम्हारा नेगेटिव भी आ सकता है, इवन नेगेटिव, इवन नेगेटिव। अगर वो प्लॉट पे भी डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर नेगेटिव भी आ सकता है, वो अभी हम देखेंगे, स्पेशल केस है, बता दूंगा मैं। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट बच्चों? ठीक है गाइस। 1 2 3 होती है, 3 से ज्यादा हम वैसे नहीं मान के चलते कि इतने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करें, पॉसिबिलिटी इज वेरी लो। तो मॉलिक्युलरिटी ज्यादातर क्वेश्चन में तुम 1 2 3 ही देखोगे, और इंसिडेंटली ऑर्डर भी 1 2 3 ही जा रहा होता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है गाइस, मतलब ऑर्डर ग्रेटर देन 4 आर रेयरली ऑब्जर्व। एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमने देखा कि ऑर्डर 3 से ऊपर रेयरली जाता है। अब मुझे बताओ, जो मॉलिक्युलरिटी क्या प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? मॉलिक्युलरिटी क्या टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करेगा? नहीं। जबकि जो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है या ऑर्डर है, इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। फैक्ट रिमेंबर, मॉलिक्युलरिटी independent of temperature pressure, independent of temperature pressure. Order depends on temperature and pressure. Just remember this guys, okay, just remember this. Fine, clear है? जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं, a unimolecular reaction, unimolecular समझ गए, एक ही मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट। a unimolecular reaction can be first order at high pressure and second order at low pressure. ये वैसी है जैसे हमने कंसंट्रेशन ऑफ NH3 में याद किया था, K1 NH3 बाय 1 प्लस K2 NH3। इट वॉज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कि अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, इट वॉज जीरो ऑर्डर, कंसंट्रेशन बहुत कम थी तो इट वॉज फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर कैन चेंज एट प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट मॉलिक्युलरिटी रिमेन्स सेम। ये चीज कितने बच्चों को समझ में आ गई है, ये बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स ग्रेट। बाकी नेक्स्ट क्लास में